नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद शैलेश में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी ज़ोरों ज़ोर से होगी और बहुत कम समय बचा है, तो इसी के साथ अब हम लोग आगे की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जितने भी हैं बहुत वन लाइनर है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। बस आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन अगर कर लीजिएगा तो फिर क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें जलवायु। झारखंड की जो जलवायु है वो कैसी है? तो झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। उष्णकटिबंधीय मानसून है। जलवायु मानचित्र में झारखंड का जो जलवायु वर्गीकरण किया गया, देखिए ये जो डेटा है ना, ये डेटा को पूछता है। ये जो डेटा है इसको पूछ देता है कि कोपेन जो है वो कैसे हो, कोपेन का क्या होता है, तीव्रता का क्या होगा, उसके बाद थॉर्नवेट क्या होता है। तो कोपेन का CWG, ठीक है, CWG हो जाएगा। उसके बाद और AW, त्रिवार्था जो है CAW, काउ उसको बोल सकते हैं, और AW। थॉर्नवेट जो है वो काउ सिर्फ होगा। कोपेन CWG और AW। त्रिवार्था जो है वो काउ और AW होगा। काउ उसको पढ़ लीजिए, CAW। क्या इसको पढ़ेंगे? CAW और AW। और थॉर्नवेट जो है सिर्फ काउ उसको बोलना, सिर्फ काउ, CAW। बोला जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो झारखंड का जलवायु को क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। कौन कौन से कारक? पहला है अक्षांश। अक्षांश है ना, क्या है? अक्षांश। झारखंड में कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश के मध्य से होकर गुजरती है। उत्तरी अक्षांश मध्य से होकर क्या करती है? गुजरती। इसलिए इसका जो तापमान है वो क्या? उष्णकटिबंधीय पड़ता है। देखिए झारखंड जो है वो, मान लीजिए कि ये हमारा मान लीजिए झारखंड है। तो बोला है कि झारखंड जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरी है? कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश से गुजरी है। मतलब झारखंड के उत्तरी अक्षांश मध्य से गुजरी है ना। जैसे यहाँ रांची है तो यहाँ से ये गुजरी हुई है, तो इसको क्या? उत्तरी अक्षांश से मध्य से गुजरी, इसलिए इसका क्या है? तापमान जो है, इसका जो मानसून जो है वो मौसम कैसा? उष्णकटिबंधीय पड़ता है ना। नेक्स्ट यहाँ बोला ऊंचाई। नेक्स्ट क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई में बोला है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में क्या आती है? कमी आती है। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में क्या आती है? कमी आती है। अतः रांची, नेतरहाट जैसे ऊंचे क्षेत्र में कम तापमान वाले क्षेत्र माने जाते हैं। देखिए बोला है कि जब ऊंचाई बढ़ती है किसी भी स्थान से, समुद्री तट से मापा जाता है कि जब समुद्री तट से ऊंचाई जैसे जैसे क्या बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, तो टेम्परेचर भी हमारा क्या होगा? घटता जाएगा। टेम्परेचर हमारा क्या होगा? घटता जाएगा। तो यहाँ बोला है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। अतः रांची नेतरहाट जो है ना, ये सब क्या ऊंचे स्थान पर हैं। इसके कारण यहाँ पर तापमान क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट बोला समुद्र से दूरी। बंगाल की खाड़ी से राज्य का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बहुत ही कम दूरी पर है। जैसे देखिए ये हमारा क्या है? झारखंड है। जैसे मान लीजिए झारखंड का मैप है ना, बस ऐसे रफ किए हैं। तो अगर ये झारखंड का मैप किया तो ये हमारा क्या? यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल यहाँ है, इसके आसपास बंगाल है। तो बोला है कि बंगाल के जो खाड़ी है वो झारखंड राज्य के दक्षिण पूर्वी एरिया, कौन सा एरिया? दक्षिण पूर्वी एरिया। मतलब कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया दक्षिण पूर्वी एरिया, ये एरिया में क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी पड़ता है। तो बंगाल के खाड़ी जो है वो झारखंड से क्या होता है? बहुत नज़दीक हो जाता है। तो अतः वहाँ जो
उत्पन्न जो चक्रवात जो होता है ना, इसी के दिशाओं में प्रभाव से कार्य विभिन्न क्षेत्र में क्या इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे वर्षा का भी कारण क्या यहाँ पे होता है कि बंगाल के खाड़ी के कारण भी क्या होता है, यहाँ पर जब चक्रवात आता है तो उसके कारण से भी क्या होता है, यहाँ मानसून उष्णकटिबंधीय होता है और आपका जो मानसून क्या है वो मानसून यहाँ पर आता है। नेक्स्ट वो जो बोला है, देखिए यहाँ पे एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि समुद्र से दूरी, बंगाल के खाड़ी से राज्य का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बहुत ही कम दूरी पर है, अतः वहाँ उत्पन्न होने वाले चक्रवाती ही दशाओं का प्रभाव से राज्य में विभिन्न क्षेत्रों पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। मतलब वही है कि झारखंड से जो बंगाल के खाड़ी सटा हुआ है, जिसके कारण से क्या हो जाता है कि वहाँ जो चक्रवात होते हैं उसके कारण से भी मानसून झारखंड में मानसून होता है। नेक्स्ट बोला है पश्चिमी विक्षोभ। यह शीतकाल में भूमध्य सागर की ओर जाने वाले शीतोष्ण चक्रवात का रूप है। यह शीतकाल में भूमध्य सागर की ओर से जाने वाले शीतोष्ण चक्रवात का क्या है, रूप है। नेक्स्ट यहाँ है, बोला है कि झारखंड राज्य कृषि जलवायु क्षेत्र 7 के अंतर्गत आता है। कृषि जलवायु क्षेत्र किसके अंतर्गत, रोमन में 7 लिखा हुआ है, 7 के अंतर्गत आता है, जिसे पूर्वी पठार हित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसे 3 उप क्षेत्र में क्या कर दिया गया, बांटा गया है। बोले झारखंड के जो कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया। पहला मध्य उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा पश्चिमी पठार, तीसरा दक्षिणी पूर्वी पठार। पहला क्या है, मध्य है ना, मध्य उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार, दक्षिणी पठार। जैसे हम लोग मैप से यहाँ समझते हैं, एक यहाँ रफ मैप करते हैं। ये मान लीजिए ये आपका झारखंड का मैप है, रफ में है। तो यहाँ बोला है कि पहला जो क्या बोला है, पहला बोला है कि मध्य उत्तर पूर्वी पठार। मध्य मतलब एरिया बीच वाला, उत्तर मतलब उत्तर ये और पूरब ये, मतलब कि मध्य, बीच, उत्तर और पूर्वी पठार जो ये एरिया है, ये एरिया जो है ये आपका हमारा क्या है, ये पहला है। जो 3 उप क्षेत्र जो हैं बांटा गया है, पहला एरिया को मध्य, उत्तर और पूर्वी पठार, ये हो गया मध्य, ये हो गया उत्तर और ये पूर्वी पठार, ये एरिया को क्या किया गया, बांटा गया है। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा जो है, दूसरा हमारा पश्चिमी पठार। अब ये तो हमारा पूरब हो गया, ये तो हमारा पूरब हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा। एक मिनट कहाँ चला गया है ना, चलिए फिर से हम बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिमी पठार। पश्चिमी देखिए ये तो हमारा हो जाएगा पूरब है ना, तो ये पश्चिम होगा ना, ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो ये एरिया जो है ना, ये हमारा क्या है, सेकेंड एरिया माना गया है कि मतलब कि जो उप क्षेत्र में जो दूसरा है ये हमारा क्या, ये पश्चिमी पठार माना गया। तीसरा हमारा दक्षिणी पूर्वी एरिया, मतलब कि ये दक्षिण और पूर्वी एरिया, दक्षिण और पूर्वी एरिया, ये एरिया को क्या गया है, ये तीसरा क्षेत्र बांटा गया है। तो बताएगा कि जो झारखंड का जो कृषि जलवायु 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला हमारा मध्य उत्तर पूर्वी पठार, सेकेंड हमारा पश्चिमी पठार और थर्ड हमारा क्या, दक्षिणी पूर्वी पठार। नेक्स्ट अब हम लोग का जो है झारखंड में मौसम। झारखंड में मौसम किस तरह के होते हैं, ग्रीष्मकाल। पहला क्या है, ग्रीष्मकाल। इसका जो अवधि होता है, ये पूछा जाता है बार बार कि ग्रीष्मकाल की अवधि क्या होता है, तो मार्च मध्य से जून तक, मार्च मध्य से जून तक है ना। इस जो सर्वाधिक गर्मी जो पड़ता है कहाँ पड़ता है, कौन सा क्षेत्र में, तो जमशेदपुर में। क्षेत्र अगर पूछे तो जमशेदपुर में।
सर्वाधिक गर्म महीना मई, सर्वाधिक गर्म महीना मई। औसत वार्षिक तापमान, यहाँ का जो तापमान है औसत वो कितना डिग्री सेल्सियस माना जाता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। औसत मासिक तापमान, मासिक मतलब महीना का जो तापमान है, मासिक तापमान क्या होता है, 29 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस। पठारी भाग होने के कारण यहाँ के मैदानी भागों में लू का प्रकोप नहीं होता है। देखिए झारखंड जो है पठारी एरिया है, झारखंड के मतलब जंगल पहाड़ है, जंगल पहाड़ है, तो उसके कारण से जो लू चलती है तो उससे क्या होता है, झारखंड पे असर इसका प्रकोप नहीं होता। मैदानी भागों में जब लू का प्रकोप इसमें नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक जगह है, स्थान है, ठीक है, ये मैदानी एरिया है और इसके बगल में क्या पहाड़ी एरिया अगर है, जंगल झाड़ है, तो इसके कारण जब जो लू चलता है ना तो इसमें असर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मैदानी एरिया में इसका प्रकोप नहीं होता है। नेक्स्ट है वर्षाकाल। वर्षाकाल अवधि जो है जून से अक्टूबर, जून से अक्टूबर, जून से अक्टूबर माना जाता है। मानसून का आगमन जो होता है झारखंड में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 जून को, है ना, 10 जून को क्या होता है, झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाता है। मानसून लौटने का जो समय होता है वो मध्य अक्टूबर से होता है। मानसून लौटने का समय मध्य अक्टूबर और मानसून का जो आगमन होता है वो 10 जून को होता है। वर्षा का कारण क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत का दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, जैसे जैसे मान लीजिए कि इंडिया, इंडिया का एक मानचित्र बनाते हैं हम लोग रफ में। भारत का जो है वो दक्षिणी और पश्चिमी मानसून से झारखंड में मानसून आता है। नेक्स्ट हमारा जो है शीतकालीन वर्षा का जो कारण जो है, शीतकालीन वर्षा है ना, वो भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात के कारण। वर्षा का मुख्य स्रोत बंगाल की खाड़ी होता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले थे, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का जो आता है, तो वर्षा का जो मुख्य स्रोत क्या है, बंगाल का खाड़ी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है कि औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है, 140 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछता है। झारखंड में जो वार्षिक वर्षा जो होता है 140 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है, क्षेत्र की बात किया जाए तो नेतरहाट का पठारी क्षेत्र, नेतरहाट का पठारी क्षेत्र। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है, नेतरहाट का पठारी क्षेत्र में। और न्यूनतम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो न्यूनतम वर्षा जो होने वाला है वो चाईबासा का मैदानी भाग में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग। यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला का अगर बात किया जाए तो हजारीबाग है, और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, एरिया की बात करें जाए तो नेतरहाट का पठारी क्षेत्र। वार्षिक वर्षा का अंतराल जो होता है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। शीतकाल है ना, शीतकाल जो की जो अवधि होती है वो नवंबर से फरवरी माना गया है ना। झारखंड का जो शीतकाल है नवंबर से फरवरी माना गया है। सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है वो नेतरहाट है। सबसे ज़्यादा वर्षा भी होता है नेतरहाट का पठारी क्षेत्र, और सबसे ज़्यादा ठंडा जो स्थान क्षेत्र है वो क्या है, नेतरहाट है। सर्वाधिक ठंडा का महीना जनवरी है, और न्यूनतम जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेल्सियस है। एक यहाँ पे नोट करके ध्यान में रखना होगा, ये SI में पूछा हुआ है, यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि छोटा नागपुर पठार प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से क्या हुआ है, बना हुआ है, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे झारखंड की
मिट्टियाँ। झारखंड में की जो मृदा है कितने प्रकार के हैं, मिट्टी कितने प्रकार के हैं। झारखंड की जो मृदा है ना, वो 6 भागों में बांटा गया है। झारखंड की जो मृदा है वो कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। 6 तरह की मिट्टी वर्गीकृत किया गया है। पहला लाल मिट्टी, लाल मृदा, अभ्रक मूलक मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, रेतीली मृदा। लाल मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और रेतीली मिट्टी। ये 6 तरह के मिट्टी मृदा झारखंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन से यहाँ से भी बन के निकलेगा कि झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए ये जो हमारा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिट्टी का जितना भी है वो आकार दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं लाल मिट्टी, लाल मृदा। नेक्स्ट हम अभ्रक मूलक की लाल मिट्टी। देखिए अभ्रक मूलक जो है, अभ्रक आप लोग समझे होंगे। अभ्रक को बचपन में जब गांव में सड़क बनती थी तो सड़क में बिछाया जाता था, जिसको हम लोग गांव में गांव देहात में लोग उसको बोलते थे मोरम, है ना, मोरम होता था। तो उसमें कुछ कंकड़ का मात्रा होता था, बालू का भी मात्रा होता था जो लाल रंग का होता था, और कुछ कुछ एक पतला पतला क्या होता था, परत जैसा आता था। इस तरह का क्या होता था, परत होता था। इस तरह का परत होता था, उसको लोग तोड़ देते थे तो तोड़ने पर चूर चूर हो जाता था, जिसके कारण से क्या होता था, वो चमकता था। उसी को क्या बोलते हैं, अभ्रक बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, अभ्रक बोलते हैं। अब वो चमकने के कारण क्या होता है, वो बहुत, तो जब धूप उसमें पड़ता था तो वो लाइट मारता था। हम लोग उससे बचपन में क्या खेला वाला करते थे। तो वो ज़्यादातर अभ्रक जो है वो कोडरमा क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बोला है कि देखिए यहाँ नेक्स्ट है कि अभ्रक मूलक की जो लाल मिट्टी है वो कोडरमा, झुमरी तिलैया कोडरमा दोनों सटा हुआ है, तथा हजारीबाग। तो हजारीबाग के भी वो पूर्वी एरिया में, उत्तरी एरिया में, हजारीबाग के भी क्या उत्तरी एरिया में पाया जाता है। यह मिट्टी उपजाऊ है, यह मिट्टी क्या है, उपजाऊ है, परंतु जल के कमी के कारण इसमें कृषि खेती करना संभव नहीं हो पाता है। जैसे अभ्रक मूलक जो मिट्टी है, लाल मिट्टी है, यहाँ पर भी इस मिट्टी में भी क्या खेती संभव है ना, लेकिन होता क्या है कि इसमें पानी के कमी के कारण, जल की कमी के कारण इसमें खेती होना संभव नहीं माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है यह मुख्यतः राजमहल के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह काली मिट्टी जो है कहाँ पाया जाता है, तो राजमहल के क्षेत्रों में पाया जाता है, जो बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित है। बेसाल्ट के अपक्षयन से क्या है, काली मिट्टी निर्मित होता है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है ना। यहाँ पे कपास की खेती इसमें हो सकता है, परंतु इस क्षेत्र में क्या होता है, चने की खेती सबसे ज़्यादा होती है। बोला काली मिट्टी में कपास की खेती हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, चने की खेती होती है। इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एमोनिया का मिश्रण होता है। काली मिट्टी में लोहा का, चूना का और मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का क्या होता है, मिश्रण है। आर्द्र मौसम में यह चिपचिपी हो जाती है तथा शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती है। जब बरसात का मौसम होता है तो ये मिट्टी क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है। मिट्टी कैसा हो जाता है, चिपचिपा। और जब ये मौसम गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ इस मिट्टी में क्या होता है, इस मिट्टी में, इस एरिया में दरारें पड़ जाती है। कभी गौर किए होंगे, जब तालाब देखे होंगे तो तालाब में ज़्यादातर काली मिट्टी पाया जाता है ना। तो अगर जब तक गर्मी रहेगा तो चिपचिपा रहेगा, और जब देखेंगे कि जब उसमें जब पानी रहेगा तो चिपचिपा रहेगा। गर्मी आने के बाद वो क्या हो जाता है, दरारें पड़ जाती है। उसी तरह से इसमें भी दरारें पड़ जाती है। आर्द्र मौसम में यह चिपचिपी हो जाती है तथा शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती है। इसे रेगुर मिट्टी भी क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ था कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। और रेगुर मिट्टी
का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी है। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी पाट क्षेत्र राजमहल के पूर्वी भाग तथा पूर्वी सिंहभूम। पाट क्षेत्र राजमहल के पूर्वी भाग तथा पूर्वी सिंहभूम एरिया में क्या पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। झारखंड में इसका विकास मुख्यतः लावा युक्त चट्टानों में अत्यधिक अपक्षयन से हुआ है। देखिए, लेटराइट मिट्टी का जो विकास हुआ है मुख्यतः, सबसे पहले तो ये जो पाया जाता है वो पाट क्षेत्र में पाया जाता है, राजमहल के पूर्वी एरिया में और पूर्वी सिंहभूम में। तो इसका जो विकास हुआ है लेटराइट मिट्टी का, वो लावा युक्त चट्टानों में अत्यधिक अपक्षयन से हुआ है। लावा हम लोग पढ़े हुए थे कि लावा क्या होता है? एक लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। आग का गोला जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। तो यही सब के अपक्षयन से क्या हुआ है? लेटराइट मिट्टी का विकास हुआ है। इस मिट्टी में लौह अयस्क तथा कंकड़ की अधिकता होती है। इस मिट्टी में लोहा का मात्रा और कंकड़ की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्रमुख रूप से चावल तथा मोटे अनाज की खेती इसमें होती है। लेटराइट मिट्टी में है ना ज़्यादातर मोटे अनाज तथा चावल का खेती इसमें ज़्यादातर संभव है। जलोढ़ मिट्टी साहेबगंज तथा पाकुड़ के क्षेत्रों में पाई जाती है। साहेबगंज तथा पाकुड़ के क्षेत्रों में पाई जाती है। राज्य में दो प्रकार के जलोढ़ मृदा पाई जाती है। राज्य में जो है ना सो दो प्रकार के जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पहला खादर और दूसरा भांगर। खादर, दूसरा भांगर। खादर का मतलब नवीन मिट्टी, जो नया मिट्टी होता है, और भांगर का मतलब पुरानी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर साहेबगंज एरिया और पाकुड़ में। साहेबगंज उत्तरी पूर्वी भाग में है पाकुड़। तो साहेबगंज तथा पाकुड़ में जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार है, एक खादर, दूसरा भांगर। खादर का मतलब नवीन मिट्टी, खादर का मतलब नवीन मतलब न्यू मिट्टी, और भांगर मतलब पुराना। साहेबगंज के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में भांगर तथा पूर्वी भाग एवं पाकुड़ क्षेत्र में खादर मृदा पाई जाती है। साहेबगंज की जो एरिया है तो उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में, साहेबगंज के उत्तर और उसका पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में भांगर मिट्टी मतलब कि पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तथा पूर्वी भाग तथा पाकुड़ के जिले में क्या पाया जाता है? खादर मतलब कि नवीन मिट्टी। राज्य में पाई जाने वाली न्यूनतम मृदा है जो चूना एवं पोटाश युक्त है। देखिए, टोटल 6 मृदा है, उसमें से जो सबसे न्यूनतम मृदा किसको माना जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है। और जो इसमें ज़्यादातर चूना और पोटाश का युक्त ज़्यादा है, मतलब जलोढ़ मिट्टी में चूना की मात्रा और पोटाश की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी से समझ में आ रहा है कि यह रेत की वाली मिट्टी। रेतीली मिट्टी यह दामोदर घाटी क्षेत्र है। दामोदर नदी है ना, लातेहार से निकली, हजारीबाग होते हुए आपका रामगढ़ होते हुए गई है, धनबाद होते हुए, बोकारो होते हुए, तो यही एरिया में पाई जाएगी रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी जो है वो दामोदर घाटी क्षेत्र, पूर्वी हजारीबाग के पूर्वी एरिया, धनबाद के क्षेत्र में पाई जाती है। दामोदर घाटी एरिया, हजारीबाग के पूर्वी एरिया और धनबाद के क्षेत्र में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यह मोटे अनाज की कृषि के लिए उपयुक्त है। यहाँ इस मिट्टी में भी क्या है? रेतीली मिट्टी में भी मोटे अनाज होते हैं। इसे फुसफुस बलुई मिट्टी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फुसफुस बलुई मिट्टी। पूछ देगा क्वेश्चन इस यहाँ से भी जैसे कि फुसफुस बलुई मिट्टी किसे कहते हैं? ऑप्शन में इसी 6 में से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक आपका रेतीली मिट्टी भी रहेगा। तो रेतीली मिट्टी में आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि
फुसफुस बलुई मिट्टी किससे बोलते हैं? रेतीली मिट्टी को ही फुसफुस बलुई मिट्टी कहते हैं। अन्य और भी तरह की मिट्टी है ना, जो पीली मिट्टी है जो पलामू एरिया में पाया जाता है। उसके बाद धनात्मक गुणों वाली मिट्टी जो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। चमकीली मिट्टी हजारीबाग में पाया जाता है। उसके बाद आपका बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम जिसको गोरिस कहते हैं, है ना। एक इम्पोर्टेंट है, इसको रखना होगा कि बलुआ दोमट मिट्टी जो है वो स्थानीय नाम को इसको क्या बोलते हैं? गोरिस बोलते हैं। गोरिस मिट्टी जो है बलुआ दोमट मिट्टी को कहते हैं। देखिए आगे जो है वो मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का जो कारण है वो मुख्यतः दो कारण माना गया है। पहला तो प्राकृतिक कारण है ना, प्राकृतिक कारण, और दूसरा मानवीय कारण, मतलब मानव द्वारा जो किया गया गलती। प्राकृतिक कारण जो है मृदा अपरदन का, वो वर्षा, सामुद्रिक लहरें, समुद्रिक लहरें जो होते हैं, पवन इत्यादि को क्या बोला माना गया? प्राकृतिक कारण। जैसे बहुत अत्यधिक वर्षा होने के कारण भी क्या था? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब ये हुआ कि जो मृदा ऊपरी परत हो क्या बह जाना, उसका क्या था? बहाव हो जाना। तो अत्यधिक वर्षा के कारण से भी क्या होता है? मृदा बह जाती, मिट्टी वहाँ की मिट्टियाँ हट जाती है। और समुद्री लहरें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि समुद्र के लहर जब आते हैं तो बहुत तेज़ी में आते हैं और मिट्टी को क्या होता है? वापस लेके अपने साथ चले जाते हैं। अत्यधिक पवन, बहुत ज़्यादा हवा चलने से भी क्या होता है? मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण माना गया है। तो ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक कारण है। दूसरा हमारा है मानवीय कारण, मतलब मानव द्वारा जो किया गया वो कारण। अति पशुचारण, मतलब बहुत ज़्यादा पशुचारण। जैसे मान लीजिए घास, जंगल एरिया में ज़्यादातर घास ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो घास क्या होता है ना कि कोई भी मृदा को पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। तो वो वहाँ पे अत्यधिक अगर पशुचारण अगर करेंगे तो क्या होता है? वहाँ की मिट्टी ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण से मृदा अपरदन हो जाती है। वन विनाश है ना, जंगल का विनाश, जंगल की क्या होता है? कटाई। अगर जंगल का भी कटाई कर देंगे तो मृदा अपरदन कम हो गया, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे क्या है? मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। और जब पेड़ पौधे को ही विनाश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मिट्टी वहाँ के बह जाएगी। कृषि के गलत तरीके, खेती का क्या होता है? गलत तरीका भी क्या है? मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण माना जाता है। कृषि का गलत तरीका का कहने का मतलब ये हुआ कि अभी के समय में क्या था? खेती बहुत ही स्मार्ट तरीके से अब खेती होने लगे। जैसे कि उसमें बहुत ज़्यादा खाद का प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्टर से जुताई होता है। तो उससे भी क्या होता है कि मृदा अपरदन का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। फसलों की प्रकृति, स्थानांतरण इत्यादि, ये सब क्या है? मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। अति पशुचारण के कारण मृदा का ऊपरी आवरण अत्यधिक क्या हो जाता है? अति पशुचारण के कारण मृदा की ऊपरी आवरण अत्यधिक क्या होता है? असंगठित हो जाता है, जिससे भारी वर्षा के समय वह असंगठित पदार्थ तेजी से हट जाते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को भी बताएं कि पशुचारण जो है, घास वगैरह जब जंगल में ज़्यादातर या कहीं भी कोई स्थान में ज़्यादा पशुचारण कर देते हैं तो उसका जो ऊपरी आवरण है वो अत्यधिक असंगठित हो जाता है। असंगठित का मतलब क्या होता है? ढीलापन हो जाता है। आपस में जो बॉन्डिंग होता है वो क्या हो जाता है? छूट जाता है मिट्टी का। जिससे क्या होता है? जब भारी वर्षा होता है तो वो वर्षा के कारण क्या होता है? असंगठित पदार्थ, मतलब जो उसमें जो पदार्थ होते हैं, जो मृदा में जो चीज तत्व जो पाए जाते हैं वो क्या हो जाते? तेजी से वहाँ हट जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। बोला है कि वन विनाश के कारण है ना, प्रतिवर्ष 1 एकड़ वनाच्छादित जो है भूमि, अत्यधिक वनस्पति आवरण के विहीन भूमि में मिट्टी का विनाश होता है। देखिए बोला है यहाँ पे कि वन का जो वन विनाश के कारण जो है वो प्रतिवर्ष 1 एकड़ वनाच्छादित, मतलब भूमि का अत्यधिक वनस्पति, जैसे 1 एकड़ प्रति वर्ष उतना क्या, तो वन का क्या है? वनाच्छादित भूमि अत्यधिक वनस्पति आवरण विहीन हो जाती है। मतलब कि लगातार वन का जो विनाश होता है उसके कारण माना जाए, डेटा में बताया गया, माना जाता है कृषि में कि
प्रति वर्ष 1 एकड़ एरिया में क्या हो जाता है, मृदा अपरदन होता है। इतना बड़ा प्रकोप है। नेक्स्ट वाला वन विनाश के कारण प्रतिवर्ष क्या था, 1 एकड़। नेक्स्ट हमारा है मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र मृदा अपरदन से क्या है, प्रभावित हैं। राज्य के उत्तरी सीमांत प्रदेश है ना, राज्य का जो है वो उत्तर एरिया, उत्तरी सीमांत क्या है, प्रदेश एरिया क्या है, मृदा अपरदन का प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर का पश्चिमी क्षेत्र जो है ये एरिया आपका क्या है, ये भी है। मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र, बीच वाला एरिया भी क्या है, झारखंड का बीच वाला एरिया भी मृदा अपरदन का प्रभावित क्षेत्र है। मृदा अपरदन के प्रकार है ना, मृदा अपरदन के प्रकार हैं। पहला चादरीय अपरदन, पहला क्या, चादरीय अपरदन। जैसे पशु चारण से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी परत वर्षा के कारण क्या हो जाता है, पतली परत के रूप में वर्षा के कारण पतली परत के रूप में हट जाती है। जैसे एक होता है चादरी अपरदन है ना, चादरी अपरदन का मतलब ये हुआ कि जब पशु का चारण होता है तो उससे जो प्रभावित एरिया हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका ऊपरी परत जो है वो वर्षा के कारण पतली परत के रूप में क्या हो जाता है, बन के वो हट जाता है। दूसरा है हमारा है रील अपरदन। रील अपरदन का मतलब राज्य के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भागों में चादरी अपरदन की क्रिया के बाद पतली पतली नलिकाओं में का विकास, नलिकाओं का विकास होता है। मतलब कि मृदा अपरदन के ये सब क्या है, कारण है। नेक्स्ट हमारा है अवनालिका अपरदन। रील अपरदन की क्रिया के बाद पतली नलिकाओं का, बड़े आकार की नलिकाओं का विकास होता है। छपछपान अपरदन, नेक्स्ट क्या है, छपछपान अपरदन। मतलब कि वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदों के कारण भी मिट्टी के ऊपरी परतों का पोषक तत्व हट जाते हैं। छपछपान का मतलब ही समझ में आ रहा है कि छप छप, बचपन में लोग क्या बोलते, छप छप नहाते थे। तो वर्षा का जब बूंदे पड़ते हैं बड़े बड़े आकारों में तो क्या था, कभी गौर किए होंगे, जब वर्षा का पानी पड़ता है तो वहाँ की मिट्टी जो है धीरे हल्का सा साइड हो जाती है, मतलब छिड़क जाती है। तो ये भी कारण क्या है, मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण माना जाता है। नदी तटीय अपरदन, नदी तटीय अपरदन, नदी के किनारे में सक्रिय कटाव की क्रिया के कारण होने वाले अपरदन। मतलब नदी के जो तट एरिया जो है उसके कटाव के कारण भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट हमारा है झारखंड के वन। झारखंड के वन, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2019, मतलब झारखंड में कुल वनाच्छादन जो है ना, मतलब वन रिपोर्ट जो है वो कितना, कुल जो वन जो है वो कितना है, 23,611.14 वर्ग किलोमीटर, 23,611.41 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.62 फर्स्ट सेकंड क्लास में इसको हम बताए थे कि ये 29.62 2019 रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन 2021 के अनुसार क्या 29.76 2021 के अनुसार। पूरा 2017 के तुलना में 2019 में जो वनाच्छादन में जो वृद्धि हुई है वो 58 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और राज्य का कुल वन क्षेत्र भारत में संपूर्ण वन क्षेत्र का 3.32 है। जो पूरे भारत में जो वन प्रतिशत है उसमें जो झारखंड का जो हिस्सा है वन प्रतिशत का वो 3.32%, 3.32% है। मतलब प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का अनाच्छादन 0.08 हेक्टेयर, एकदम इम्पोर्टेंट है, 0.08 हेक्टेयर है। प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का अनाच्छादन जो है 0.08 हेक्टेयर,
बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस ये बनने वाला है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम है और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला जामताड़ा। देखिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है जंगल है ना, जो जिला है वो हमारा क्या है, पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो हमारा जामताड़ा है। अगर इसमें वर्ग किलोमीटर की बात आ जाए तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम जो 3366.1366.12 वर्ग किलोमीटर। और अगर न्यूनतम वन क्षेत्रफल की बात किया जाए तो जामताड़ा है जो 100.64 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक 1% वाला जिला, मतलब कि सबसे ज़्यादा 1% वाला जिला कौन सा है तो लातेहार है, 58.08। मतलब कि अगर 100% एरिया है तो उसमें से 56.08 56.08 हमारा क्या है, जंगल है। और न्यूनतम 1% वाला जिला जामताड़ा, न्यूनतम 1% वाला जिला जामताड़ा जो 5.56 है। कुल वनावरण में सर्वाधिक हिस्सा खुला वन है। झारखंड में जो टोटल जो वन है उसमें से सबसे ज़्यादा जो जंगल है, जो वन है वो खुला वन है, ज़्यादातर खुला वन है झारखंड में। सर्वाधिक खुला वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो हमारा क्या है, पश्चिमी सिंहभूम, सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम। और न्यूनतम में जामताड़ा, न्यूनतम में ज़्यादातर जामताड़ा ही आएगा। राज्य में वनों का वर्गीकरण, राज्य में जो है वनों का किन किन वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन, आरक्षित वन मतलब रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जो जिसको रिजर्व करके रखा गया है, आरक्षित करके रखा गया है, उसमें से जो प्रतिशत है वो 18.58%। और क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 4,387 वर्ग किलोमीटर। जहां मनुष्यों का पशु चराना एवं लकड़ियों को काटना पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो, आरक्षित वन कहलाता है। आरक्षित वन जो है वो, आरक्षित वन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे पशु चराना एवं लकड़ियों को काटना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, उसको क्या बोलते हैं, आरक्षित वन बोलते हैं। राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र जो है वो पोरहाट एवं कोल्हान है, पोरहाट एवं कोल्हान आरक्षित वन है। विगत 2 वर्षों में रामगढ़ जिले में वन वृद्धि दर शून्य रहा। 2 वर्षों में रामगढ़ जिले में जो है वो वन वृद्धि जो रहा शून्य रहा, जबकि इसी दौरान कोडरमा, साहेबगंज एवं सिमडेगा में वन क्षेत्र क्या हुआ, घटा है। मतलब कि वन क्षेत्र वहाँ में घटा है, इसका मतलब वहाँ पर वन की कटाई ज़्यादा हुआ है। अब हमारा संरक्षित वन है, आरक्षित वन के बाद क्या संरक्षित वन है, मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षित वन। मतलब प्रतिशत की बात किया जाए तो 81.28%, मतलब सब 81.28% संरक्षित वन है। क्षेत्रफल में अगर बात किया जाए तो 19,185 वर्ग किलोमीटर, मतलब सबसे ज़्यादा संरक्षित वन ही है। जहाँ कुछ प्रतिबंधों तहत पशु चराने एवं लकड़ियों काटने की अनुमति प्राप्त हो, संरक्षित वन कहलाते हैं। जैसे मान के लिया जाए कि एक होता है आरक्षित वन जिसमें पूर्ण रूप से वन था, लेकिन संरक्षित वन का मतलब है कि कुछ कुछ चीज़, मतलब कुछ कुछ में छूट मिला है, जैसे पशु चराना, कुछ लकड़ियाँ काटना, इस समय क्या है, छूट है, इसको क्या बोलते हैं, संरक्षित वन। राज्य में संरक्षित वनों का जो सर्वाधिक विस्तार जो है वो हजारीबाग जिला में है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो संरक्षित वन का जो विस्तार है वो कहाँ, हजारीबाग जिला में है। नेक्स्ट हमारा है अवर्गीकृत वन, प्रतिशत मात्र 0.14% है ना। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 33 वर्ग किलोमीटर। राज्य का सबसे बड़ा अवर्गीकृत वनों का जो क्षेत्रफल है वो साहेबगंज में है। सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत क्षेत्रफल जो है वो साहेबगंज में है। मुख्य वनोत्पाद, पहला साल का लकड़ी, साल का वृक्ष,
साल। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल वृक्ष है। इसके पुष्पों को, इसके मतलब फूलों को सरई फूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरई फूल। इसे तेल निकलने की को कुजरी तेल कहते हैं। जो इससे जो तेल निकलता है उसको कुजरी तेल कहते हैं। बोला है पर्णपाती वनों का राजा कौन कहलाता है? साल पेड़ कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है सीमल, इसको सिमर बोलते हैं। सिमर का पेड़, सिमर। इस वृक्ष में रुई उत्पादन भी होता है। सिमर का पेड़ में क्या होता है? रुई होता है। एक इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, है ना। इसके अंदर क्या होता है? रुई होता है। बहुत सारा ये इस तरह का बना हुआ रहता है और इसके अंदर रुई होता है। यह हल्का मुलायम तथा सफ़ेद लकड़ियाँ होती है। यह जो होता है हल्का मुलायम होता है और ये सफ़ेद लकड़ियाँ होती है। केंदू पत्ता, इसका व्यावसायिक उपयोग तंबाकू बीड़ी निर्माण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट हमारा केंदू पत्ता। केंदू पत्ता का जो उपयोग होता है तंबाकू और बीड़ी निर्माण के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा लाह। लाह का उत्पादन, लाह तरह के क्या होता है? उत्पादन में संपूर्ण देश का प्रथम स्थान। लाह का जो उत्पादन होता है वो पूरे भारत में झारखंड जो है पहला स्थान है। अब पूरे भारत में जो 50% जो है लाह का उत्पादन कौन करता है? सिर्फ झारखंड करता है। भारत के कुल उत्पादन का 50% झारखंड करता है। भारत लाह अनुसंधान केंद्र जो है वो नामकुम रांची में है, जो 1924 में क्या हुआ था? इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन पूछा हुआ है एसआई में और यहाँ भी पूछा हुआ है कि लाह का जो उत्पादन झारखंड जो है संपूर्ण उत्पादन भारत का, झारखंड का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है। और कुल उत्पादन का, भारत के कुल उत्पादन का कितना परसेंट? तो 50%। और भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र का है नामकुम रांची में, जो 1924 में इसका। लेकिन प्रमुख लाह उत्पादन जिला का अगर बात किया जाए तो खूंटी एरिया में इसका खूंटी जिला में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा है तसर, रेशम। रेशम अनुसंधान केंद्र नगरी रांची में है। झारखंड शिल्प टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको बोलते हैं झार क्राफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? झार क्राफ्ट। झार क्राफ्ट, इसका स्थापना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड शिल्प टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना। इसका स्थापना जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। 2006 में हुआ था। उत्पादन के दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है तसर। और भारत में कुल तसर रेशम जो है वो 60% देता है। उत्पादन के दृष्टि से भारत देश में ये जो तसर का खेती झारखंड प्रथम स्थान आता है और कुल उत्पादन का 60% झारखंड से ही होता है। और यही अगर बात किया जाए लाह का भी, तो लाह का भी प्रथम स्थान है और कुल उत्पादन का 50% होता है। अगर इसका अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए तो नामकुम है ना, किसका? लाह का। और प्रथम जिला के सबसे मतलब प्रमुख लाह उत्पादन का जो जिला है वो खूंटी है। वही अगर बात किया जाए तसर का तो इसका जो अनुसंधान केंद्र नगरी है और प्रथम स्थान इसका भी आता है पूरे भारत में। और पूरे भारत में जो तसर के जो रेशम है जो 60% झारखंड उत्पादन करता है। नेक्स्ट हमारा है झांप कोफेड। द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, इसका जो स्थापना हुआ था वो 2007 में हुआ था। 2007 में हुआ था। और अगर झार क्राफ्ट की बात किया जाए तो 2006 में। झार क्राफ्ट की बात किया जाए तो 2006 में। और झांप कॉफ्ट की अगर बात किया जाए तो 2007 में। 2000 किस में? 7 में हुआ था।
इसका जो उद्देश्य था वो मध्यस्थों के शोषण से वनस्पतियों की सुरक्षा करना तथा गौण वनोत्पाद उद्योगों को सहकारिता के आधार पर प्रोत्साहित करना। देखिए इसमें जो झाम्प कोफेड जो है इसका जो मेन रूप है, जो ज़्यादातर इससे क्वेश्चंस बनेगा कि इसका स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 2007 में। और वही अगर झारक्रफ्ट की बात आ जाए तो 2006 में इसका स्थापना हुआ। तो झारक्रफ्ट की स्थापना कब हुआ? 2006 में। और झाम्प कोफेड की स्थापना हुआ था 2007 में। झाम्प कोफेड से मेन इम्पोर्टेंट आपका क्या है? स्थापना 2007। और झारक्रफ्ट में अगर पूछा जाए तो 2006। वन प्रबंधन का झारखंड में सर्वप्रथम प्रयास जो है वो कौन किया था? जे.एफ. हैबिट। कौन किया था? जे.एफ. हैबिट। जो कब किया था? 1882 से 85 तक। 1882 से 1885 तक। राज्य में वन प्रबंधन की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम। जुकाम हो गया है। राज्य में वन प्रबंधन की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम जो वनों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य में प्रादेशिक मंडलों का गठन, वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय की स्थापना हुआ। मतलब वन प्रबंधन प्रशिक्षण थे। जंगल के बारे में पढ़ाई के लिए, जंगल की जानकारी के लिए रांची में जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, रांची में क्या है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बन गया कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो रांची में है। तो इससे संबंधित वानिकी कॉलेज में एक क्या हो गया? वानिकी संकाय की स्थापना हुई। मतलब वानिकी मतलब वन की जानकारी या उसके लिए एजुकेशन के लिए उसको बोल सकते हैं ग्रेजुएशन। कोई बहुत लोग वानिकी से भी क्या करते हैं? ग्रेजुएट होते हैं। तो उसके लिए क्या एक संकाय, मतलब उसका एक स्ट्रीम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि उसका एक कोर्स की स्थापना किया गया। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत निजी भूमि पर वन रोपण को प्रोत्साहन किया। जंगली जानवरों के आक्रमण से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर कितने लाख की रुपये? 2.5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। वन नीति, स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति की घोषणा वर्ष 1952 में किया गया और संशोधन जो है 1988 में हुआ। बोला है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत जो है निजी भूमि पर क्या वन रोपण के लिए प्रोत्साहन किया गया। और जंगली जानवरों से अगर आक्रमण और किसी व्यक्ति की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, तो उसमें 2.5 लाख रुपया उसको राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है वन नीति में बोला है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी? 1952 में हुई थी। 1952 में क्या हुआ थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति की घोषणा की गई थी। और इसका जो संशोधन हुआ वो 1988 में हुआ। कैंपा है ना, ये भी बार बार पूछता है कि कैंपा का जो स्थापना हुआ कब हुआ? 2009 में हुआ है। कैंपा का भी फुल फॉर्म पूछता है कि झारखंड कंपनस्ट्री अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, इसका जो स्थापना हुआ है वो 2009 में हुआ है। बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि कैंपा की स्थापना कब हुआ? तो 2009 में हुआ। झारखंड राज्य 2015 में इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया। झारखंड राज्य में
2015 में क्या किया गया, इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया। पूछता है क्वेश्चन कि इको टूरिज्म नीति का निर्माण झारखंड में कब किया गया, तो 2015 में किया गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं।